हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आज यार हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल के साथ ही हम पढ़ेंगे अपने क्लाउड्स। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और जितने भी एग्जाम्स में आपकी ज्योग्राफी आती है, जहां पर आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर जो है वो एक एनवलप है, एनवलप ऑफ गैसेस। क्या सिर्फ गैसेस हैं यहाँ पर? तो ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। एटमॉस्फेयर को होल्ड किसने करके रखा है? एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने। इसीलिए जिन प्लैनेट्स पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर एटमॉस्फेयर का होना एकदम पॉसिबल नहीं है। और जो भी प्लैनेट्स हमारे सन के एकदम ही पास में, वहां पर सन की वजह से नहीं है। जो सन के बहुत दूर है वहां पर ठंड की वजह से एटमॉस्फेयर का होना एकदम पॉसिबल नहीं है। यही ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इस अर्थ को इतना हैबिटेबल बनाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसको हम तीन डिवाइड कर सकते हैं, तीन जगहों पर। पहला है लॉस ऑफ प्रिमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, दूसरा है डीगैसिंग, तीसरा मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड। कैसे? पहला समझते हैं। देखो, सबसे स्टार्टिंग में जब अर्थ बिल्ड हो रही थी, जो कि है 4.5 बिलियन ईयर्स, ये है अर्थ की एज, है ना। आप लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। तो जब अर्थ बनना स्टार्ट हुई, अर्थ के स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, बहुत गर्म था बाकी प्लैनेट्स जैसा, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम मेनली वर्क कर रहे थे। दूसरे प्लैनेट्स की तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन और हीलियम थे। लेकिन सन की सोलर विंड्स के कारण सोलर विंड्स के कारण और अर्थ के अपने रोटेशन और अर्थ के अंदर के क्रस्ट भी फॉर्म हो रहा था। ठीक है, क्रस्ट भी फॉर्म हो रहा था। उसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम इतने ज्यादा गर्म हुए, और वैसे भी जब ये गर्म होते हैं तो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो सन की सोलर विंड्स के कारण और अर्थ की क्रस्ट के फॉर्मेशन के कारण ये बहुत ज्यादा गर्म हुए, और इतने ज्यादा गर्म हुए कि इनका कन्वेक्शन हुआ और आउटर स्पेस में चले गए। तो पहला वाला हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो तो यहीं पर लॉस हो गया, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। दूसरा है डीगैसिंग। डीगैसिंग क्या होता है? जब अर्थ का क्रस्ट फॉर्म हो रहा था तो अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी हो रही थी, और स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ज्यादा हो रही थी। जब इतनी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी तो वॉल्केनो के अंदर से सिर्फ मैग्मा तो निकलता नहीं है, सिर्फ लावा तो निकलता नहीं है। हमने पढ़ा था क्या निकलता है, जिसको हम कहते हैं पायरोक्रास्टिक डेब्री, है ना। ये सारी चीजें निकलती हैं जिनमें आपकी गैसेस होती हैं, तमाम तरह की गैसेस होती हैं। उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पायरोक्रास्टिक डेब्री कहते हैं। ये कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ये होती हैं अमोनिया, CO2, H2O, है ना। और भी तरह की गैसेस निकल रही थी। ये सारी गैसेस कन्वेक्शन के कारण अर्थ के ऊपर वाले सरफेस में स्टोर होना या फिर जमा होना शुरू हुई, जिससे हमारा एक पहला लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बना। ठीक है, यहां से हमारा एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ। तीसरा हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जब ये सारी गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर को बना रही थी तो CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि वो लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज से निकल रहा था, और साथ ही साथ हाइड्रोजन और हीलियम भी लगातार जा रहे थे आउटर स्पेस में। तो वो वाला तो हमारा फिनोमेना खत्म ही हो गया था। तो इससे क्या हुआ, CO2 को बहुत ज्यादा बनने से कंडेंसेशन जब स्टार्ट हुआ, मतलब देखो, जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे आपको वहां पर पूरा समझ में आएगा कि
एटमॉस्फेयर के बनने से, ये सारी गैसेस के बनने से इवेपोरेशन हुआ, मतलब हमारे इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद हमारा कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के कारण क्या हुआ, जो भी गर्म गैसेस थी वो ठंडे एनवायरनमेंट में आके कंडेंस हुई और फिर नीचे बरस गई, उससे हमारे ओशंस बने। ओशंस, और जहां पर भी आपके वाटर बॉडीज हैं वहां पर वाटर आया, ठीक है। वहां पर वाटर आया तो वहां पर अंडर वाटर एक बैक्टीरिया बना, एक बैक्टीरिया बना जो कि CO2 को लेता है और अपने वेस्ट मटेरियल के तौर पे ऑक्सीजन को छोड़ता था। ऑक्सीजन को छोड़ता था, ये सारे बैक्टीरियाज बने अंडर वाटर, और इन्हीं से फिर आगे बने हमारे प्लांट्स। प्लांट्स बने और भी हमारे फ्लोरा बनी, फौना बने, है ना। फ्लोरा एंड फौना जो भी हमारे बने, उन्होंने ऑक्सीजन को सेक्रेट करना शुरू किया और हमारे एनवायरनमेंट में आई ऑक्सीजन, जहां से अर्थ हैबिटेबल बनना स्टार्ट हुई। ये है हमारा पूरा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। समझ में आया? इसको मैं आपके लिए कंक्लूड कर दूं। देखो, अभी तक मैंने बोला एटमॉस्फेयर जो है वो एक एनवलप ऑफ गैसेस है जिसको होल्ड करके रखा है अर्थ की ग्रेविटी ने, ठीक है। एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, आर्गन है, नियॉन है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर का? ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आउटर स्पेस से जो हजार्ड आते हैं जैसे मीटियोर्स हो गए आपके, उनसे प्रोटेक्ट करती है, और टेम्परेचर और वेदर सिस्टम को बनाए रखता है, ठीक है, ताकि अर्थ आपकी हैबिटेबल रहे। अब इसका एवोल्यूशन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, मतलब जो पहले से एटमॉस्फेयर था जब ये अर्थ बनी तो पहले से दूसरे प्लैनेट्स की तरह हाइड्रोजन और हीलियम इसका एटमॉस्फेयर बना रहे थे, जिससे कि अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी। लेकिन ये इतनी ज्यादा गर्म हुए कि ये आउटर स्पेस में ही निकल गए गर्म होने की वजह से, और पहला वाला जो एटमॉस्फेयर था वो हमारा लूज हुआ। फिर हमारी हुई डीगैसिंग। डीगैसिंग का मतलब अर्थ की क्रस्ट जब बन रही थी तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज अपनी चरम पर थी, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के अंदर से आपकी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे निकले, जिसे हम पायरोक्रास्टिक डेब्रीज भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था अमोनिया, CO2, H2O, वाटर वेपर, नियोन, ओजोन, ओजोन तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस अपनी वॉल्केनो के अंदर से निकली। तो इसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे क्या हुआ, जिससे कंडेंसेशन जब हो रहा था, मतलब कंडेंसेशन मतलब पानी का बरसना जब हो रहा था, उससे हमारे ओशंस और वाटर बॉडीज बनी। उससे अंडर वाटर एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया जो CO2 को खाता है और ऑक्सीजन को निकालता है। अब ऑक्सीजन को निकालता है तो उससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स भी बने जो CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और भी अदर फ्लोरा फौना बनी जो कि ऑक्सीजन सेक्रेट करी एनवायरनमेंट में, ऐसे ऑक्सीजन आई और ऐसे अर्थ का एनवायरनमेंट बना और अर्थ में लाइफ आई। नेक्स्ट देखो, अब हम समझ लेते हैं, हमने समझ लिया कि कैसे बना एटमॉस्फेयर, तो हम अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रोपो का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, मतलब इसमें डिफरेंट तरह की जो गैसेस हैं वो सारी मिक्स हो रही हैं इसी रीजन में, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोल देंगे शोभ मंडल, शोभ मंडल, ठीक। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस आ जाएगी 8 से लेके 18 किलोमीटर तक, और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 13 किलोमीटर। 8 से 18 क्यों है? क्योंकि पोल्स पर हमें इसकी थिकनेस 8 किलोमीटर यानी सबसे कम देखने को मिलती है, और इक्वेटर पर
हमें इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा यानी कि 18 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डायग्राम देखें, मान लो मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं, ये है हमारे अर्थ, और ये है हमारी क्या, ट्रोपोस्फियर। ये अगर इसको मैं इक्वेटर मान लूं और इसको मैं पोल्स मान लूं, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, और इक्वेटर 0 डिग्री है, तो यहां पर हमेशा कन्वेक्शन होता रहेगा। कन्वेक्शन का प्रोसेस हमेशा होता रहेगा, जिसके कारण, क्योंकि इक्वेटर में ही सबसे ज्यादा इंसोलेशन पड़ती है। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन जो है सोलर रेडिएशन है, यानी सूर्य की किरणें हैं। अभी इंसोलेशन प्रॉपर तरीके से आगे समझेंगे, लेकिन सूर्य सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा? आपके इक्वेटर पर। तो वहां पर आपके गर्म गैसेस ऊपर जाएंगी, ठंडी गैसेस नीचे आएंगी, तो जो एटमॉस्फेयर को यहाँ पर लंबा बनाती है, थिकनेस इसकी मोटी बनाती है। और पोल्स पर तो हमेशा ठंडी रहेगी। वहां पर सूर्य की जो रेडिएशन, जो सूर्य की किरणें हैं, वो स्लाइंटिंग रेस पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं, है ना, डायरेक्ट रेस तो नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ठंड के कारण आपकी थिकनेस कम रहती है। ये बात समझ गए? और क्या है? ऑल वेदर फिनोमिना। ऑल वेदर फिनोमिना हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिनोमिना यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि आपकी ठंडी गर्मी बरसात जो भी होगी वो यहीं पर होगी। टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ड्यू टू, क्यों होगा भाई? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। अब सर आपने बोल तो दिया, लेकिन ये है क्या? सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आओ आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गैसेस का जो डिवाइडेशन है वो समझ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन आपकी 78% है, ऑक्सीजन आपकी 20% के आसपास है, ऑर्गन आपकी 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास है। इन चारों को आप 25 से याद करना है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं सीडीएस सीएपीएफ में, एनडीए में, तो ये चार भी आपके लगेंगे। इसमें अगर आपको बोलेगा सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी है, तो आपको बोल देना है आर्गन। इनर्ट गैस क्या होती है अभी हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ऑर्गन का नाम ले लेना है। आगे देखो, इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज स्टैंड फॉर इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ये क्या बोल दिया सर? यानी सूरज से जो भी रेडिएशंस, सूर्य की जो भी रेज आएंगी, उन्हें हम बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी इंसोलेशन, शॉर्ट में बोल देंगे। इंसोलेशन जो होगी आपकी, वो हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। क्यों? क्योंकि जो भी हॉट बॉडीज होती हैं आपकी, जो भी आपकी स्पेस में हॉट बॉडीज होंगी, या जो भी एक से दूसरे, मतलब जो भी हॉटर बॉडीज होंगी, उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी वो हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। और जो भी आपकी कूलर बॉडीज होंगी, वो हमेशा लॉन्ग फॉर्म ऑफ वेवलेंथ फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो सन हमारा कैसा है? हॉटर बॉडी है, सबसे ज्यादा हॉट है। उससे निकलने वाली जो इंसोलेशंस होंगी वो कैसी होंगी? शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी। तो हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये कौन सी होती हैं? यही हमारी CO2 जो हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इसी प्रकार की जो गैसेस होंगी उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोल देते हैं। ये क्या करती हैं? ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए
ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट होंगी फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेव्स के लिए, और ओपेक होंगी लॉन्ग वेव्स के लिए। ऐसा क्यों? मैंने बोला जो धरती पे हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी हैं, वो सूरज से आने वाली जो शॉर्ट वेवलेंथ की इंसोलेशंस होती हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं, उनको आने देती हैं, उनको बोलती हैं कि तुम धरती तक चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ट्रांसपेरेंट हूं मैं तुम्हारे लिए। लेकिन जब दिन ढल जाता है और रात हो जाती है तो धरती भी अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट करती है, जो दिन भर से उसने सन की सोलर रेडिएशंस ली हैं उनको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो हैं वो कूलर बॉडीज से निकल रही है, यानी अर्थ से निकल रही हैं, तो वो लॉन्ग लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी। और मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ओपेक होती हैं, यानी अपने अंदर से पास नहीं होने देती हैं लॉन्ग वेवलेंथ को। यानी जो भी आपके क्लाउड्स होंगे, जो भी आपकी गैसेस होंगी, वो धरती से निकलने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को स्पेस में जाने नहीं देंगी और बोलेंगी, ट्रैप कर लेंगी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण अर्थ में हॉटनेस बनी रहेगी, यानी हमारा एनवायरनमेंट एकदम से कूल नहीं होता और वार्म रहता है। ठीक, इतनी बात समझ गए? यानी इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी जो अर्थ है वो रिसीव करती है सोलर रेडिएशन, सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस को, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। क्यों? क्योंकि हॉटर ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं स्पेस में वो शॉर्टर वेवलेंथ फॉर्म करते हैं। और हमारे एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इन शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, अपने अंदर से पास होने देती हैं और अर्थ की सरफेस पे आने देती हैं, जिससे अर्थ हमारी गर्म हो जाती है। जब रात होती है तो अब सोलर रेडिएशंस तो आने रही हैं, अब अर्थ अपने अंदर से रिफ्लेक्ट बैक करेगी जो भी उसने रेडिएशंस को लिए। इन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के अंदर से निकल रही हैं और ये कूलर बॉडीज के अंदर से निकल रही हैं, इसलिए ये लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी। और हमारा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एक बार फिर से बीच में आएगा और लॉन्ग वेवलेंथ को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा और ओपेक हो जाएगा उनके लिए। ओपेक मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने देगा और ट्रैप कर लेगा जो भी क्लाउड्स हैं, जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर वार्म बना रहता है, जो कि एकदम से कूल नहीं होता। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, है ना? इंसुलेशन समझ गए आप? ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें भी बाइफरकेशंस हैं, जो कि हम पढ़ते हैं हीट बजट के अंदर। हीट बजट क्या होता है? कि कितनी हीट ऊपर से आई और कितनी हीट धरती ने रिफ्लेक्ट बैक करी। ठीक है, यानी कि आमदनी कितनी हुई और खर्च कितना हुआ। तो देखो, मान लो 100% हीट ऊपर से आ रही है, उसमें 30% तो आपका 30% जो हीट है आपकी आउटर स्पेस में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बचेगी कितनी? 70%। 70% में से भी कुछ आपके क्लाउड्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी बची कुची जितनी भी रेडिएशन है वो है 23% ऑफ हीट जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है। समझ गए? ये होता है हीट बजट। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ही हम बोल देते हैं स्थलीय विकिरण। ठीक है, और इंसुलेशन को, सोलर रेडिएशन को हम बोल देते हैं आपतन। इतनी बात समझ में आई? आगे आ जाओ। अब ये रिफ्लेक्ट होती कैसे है? रिफ्लेक्ट होने के लिए एक फिनोमेना काम करता है जिसको हम बोलते हैं
एल्बिडो, ये क्या होता है? ये एक रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी है। अब अर्थ हमारी पूरी तो प्रॉपर्टी है। अर्थ हमारी पूरी एक जैसी तो है नहीं। अर्थ का जो हमारा शेप है वो भी कैसा है? जियोइड है। यानी कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, एकदम गोल तो है नहीं। इसका मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग रेडिएशंस पड़ेंगे और अलग-अलग जगहों की रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी भी अलग-अलग होगी, जिसको हम एल्बिडो बोल देते हैं, जो कि हमारे कलर पर भी डिपेंड करती है। मतलब अर्थ के अंदर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी किस कलर की है। मतलब कि अगर व्हाइट ऑब्जेक्ट है आपका, उसमें एल्बिडो आपका मतलब रिफ्लेक्ट करने की पावर आपकी ज़्यादा होगी रादर देन आपके नॉन व्हाइट या ब्लैक की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके एल्बिडो की पावर। यानी व्हाइट ऑब्जेक्ट्स की पावर रिफ्लेक्ट करने की हाई होगी कंपेयर टू ब्लैक ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्ट करने की पावर। कैसे? ये देख लो कैसे। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम और यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम। एल्बिडो किस-किस का होता है अर्थ में वो हम समझ लेते हैं। मैक्सिमम आपका होता है फ्रेश स्नो का एल्बिडो। उसके बाद आपके थिक क्लाउड्स होते हैं। उसके बाद आपका वाटर होता है। उसके बाद आपकी ओल्ड स्नो होती है। उसके बाद आपका कंक्रीट होता है। उसके बाद आपके डेजर्ट्स होते हैं, है ना? डेजर्ट्स होते हैं। सॉइल आपकी होती है ब्राउन कलर की। फिर आपके ग्रास होते हैं। ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका यहाँ से स्टार्ट कर दें तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक? और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये वाला आपको जो ऑर्डर है ये याद रखना है और किसका क्या होता है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लो। एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करने की पावर, जो कि सोलर रेडिएशंस आ रही हैं। इन्हीं की वजह से अपना हीट बजट बनता है कि कौन सी कितनी हीट आपकी सरफेस को टच करेगी, ठीक? आगे आ जाओ। अब फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंसोलेशन को? पहला तो होता है आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब मैंने आपको समझाया कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशंस हैं, वो तो एंटर कर जाते हैं क्योंकि उनके लिए हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी शो करती हैं। लेकिन हमारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होंगी, उनके लिए तो वो ओपेक हैं, जाने नहीं देती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर भी आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंसोलेशंस को, ठीक? दूसरा आपका लेंथ ऑफ द डे। मतलब आपकी जो गर्मी के दिन है ना, जो समर्स में आपके जो डेज होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू विंटर डेज। विंटर में आपकी रातें बड़ी होती हैं, तो दिन बड़ा होगा तो सोलर रेडिएशंस भी ज्यादा टाइम के लिए आ पाएंगी। दिन छोटे होंगे सोलर रेडिएशंस कम आएंगी। एज सिंपल एज दैट। टिल्ट ऑफ द अर्थ, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाया था कि टिल्ट जो होता है ना अर्थ का, वो सन के किस तरफ मतलब कौन सा पार्ट टिल्टेड अवे है, कौन सा पार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है, उसकी वजह से भी डिपेंड करता है सोलर रेडिएशन जो इंसोलेशंस हैं आपके अर्थ के किस पार्ट में पड़ रहे हैं। उसकी वजह से ही हमारे सीजन्स डिसाइड होते हैं। तो टिल्ट की वजह से भी हमारे समझ में आता है कि इंसोलेशन हमारे किस पार्ट पे पड़ रहा है। पोजीशन ऑफ द अर्थ, पोजीशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि ये सन है, मान लो ये इसका इलिप्टिकल पाथ है, हमारी अर्थ का ये अर्थ है, तो कभी तो ये इसके पास होगी, कभी तो ये इसके दूर होगी। जब पास होती है उसी को हम पेरीहीलियन बोल देते हैं,
याद है ना, पी से पास, पी से पेरीहिलियन। जब दूर होती है उसी को हम एपीहिलियन बोल देते हैं। ये पड़ता है आपका 3 जनवरी और ये पड़ता है 4 जुलाई के आसपास। तो इलिप्टिकल, ये इस पाथ को बोल देते हैं इलिप्टिकल पाथ, दीर्घ वृत्ताकार पाथ। तो इस पाथ में अर्थ हमारी सन के किस पोजीशन पर कब आ रही है, उधर से भी डिसाइड होता है कि कितना इंसोलेशन अर्थ पे पड़ेगा। लैटिट्यूड्स, अब ये आपकी अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, और मैंने आपको बोला कि टिल्टेड, अब सन अगर यहाँ पर है आपका, तो इस लैटिट्यूड में आपकी पड़ रही है, इस लैटिट्यूड में कम पड़ रही है, इसमें कम पड़ रही है, इसमें कम पड़ रही है, और सबसे कम आपकी यहाँ पड़ रही है। तो लैटिट्यूड से भी डिसाइड होता है कि कहाँ पर कितना पड़ेगा। ऑल्टीट्यूड मतलब हायर ऑल्टीट्यूड में आपकी कम किरणें पड़ेंगी और लोअर ऑल्टीट्यूड्स में आपकी ज्यादा किरणें पड़ेंगी, इक्वेटर के पास आप जितना आते जाओगे। ठीक, ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब समझ लेते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। मतलब मैंने आपको बोला कि हाई ऑल्टीट्यूड में आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। मतलब कि जब कभी हाई ऑल्टीट्यूड में जाने पर टेम्परेचर आपका, सॉरी मैंने आपको बोला, क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि हाई ऑल्टीट्यूड में जाने पर टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है। आज मेरा दिमाग कहाँ है, डिक्रीज करेगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाओगे तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे तब क्या होगा, उसे हम कह देते हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन, यानी व्युत्क्रमण ऑफ टेम्परेचर, व्युत्क्रमण। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो लॉन्ग विंटर नाइट, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है। इसने क्या किया, इसने सोलर रेडिएशंस भेजी। अब रात हो गई है, रात को आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ऊपर जाएंगी। ठीक, एक फिनोमेना होता है कंडक्शन, अगर आपने सुना हो कभी। जैसे कि जब हम बीकर में पानी गर्म करते हैं, जब हम बीकर में पानी गर्म करते हैं तो उस बीकर का जो हैंडल होता है उसको अगर हम टच कर लेते हैं, मतलब कि पानी गर्म करा हमने और बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो जब हम हैंडल को अपने मतलब सीधे हाथ से ही पकड़ लेंगे तो उस हैंडल में भी जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ऊष्मा है, वो आ गई होगी। वो कैसे आती है, बीकर से हैंडल में कैसे ट्रेवल करती है, उसी को हम कंडक्शन बोलते हैं, यानी संवहन। ठीक है, यानी कि जब आपकी हीट जो है वो एक क्या बोलेंगे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब ट्रेवल करती है, क्योंकि दूसरा पार्ट उससे टच हो रहा है, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ लगता है। सोलर रेडिएशंस आई, यहाँ पर अर्थ को आपकी एकदम गर्म कर दी, लेकिन जब रात हुई, रात में ऊपर से वो लॉन्ग विंटर नाइट है, तो धीरे धीरे इसने सारा अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर निकाल दिया। मतलब हीट आपकी एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में ऊपर चली गई, लेकिन जो अर्थ के जस्ट ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जस्ट देखो यहाँ पर दूसरे कलर से बना देता हूँ, अर्थ के जस्ट ऊपर का आपका एटमॉस्फेयर है, एकदम सुबह सुबह लॉन्ग विंटर नाइट है, तो रात भर में पूरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पूरी हीट ऊपर चली गई, तो सुबह सुबह अर्थ ठंडी हो गई। जब अर्थ ठंडी हो गई तो ऊपर का जो आपका ये वाला जो पार्ट है, जो कि जस्ट ऊपर का आपका एटमॉस्फेयर है, ऊपर का एनवायरनमेंट है, ये भी अर्थ के साथ एकदम टच हो रहा है, तो ये भी कंडक्शन परफॉर्म करेगा और एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो जब इधर आओगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हीट जो है आपकी वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप है।
है ना? तो ये वाला पार्ट आपका ठंडा है लेकिन ऊपर जाते-जाते गर्म हो रहा है। इसे ही हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देते हैं। ये आपको ज़्यादातर पोल्स में डेली देखने मिलता है क्योंकि पोल्स में अधिकतर ठंड होती है और जैसे-जैसे ऊपर जाओगे वहाँ पर कंडक्शन के थ्रू आपको ठंडा मिलेगा और जैसे-जैसे ऊपर जाओगे वहाँ पर टेम्परेचर का इन्वर्जन देखने को मिलता है। इसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है हमें कि हमें इन्वर्जन देखने को मिले? एक तो लॉन्ग नाइट चाहिए जो कि होती है विंटर्स में। दूसरा हमें क्लियर स्काई चाहिए ताकि रेडिएशन आपकी पूरी धरती तक पहुँचे। स्लो एंड स्टेबल एयर चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो वो टेम्परेचर को आपके डिफरेंशिएट कर देगी, है ना? स्नो कवर्ड एरिया चाहिए, वहीं पर तो आपका एल्बिडो ज़्यादा होगा। स्नो कवर्ड एरिया चाहिए। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, जो कि आपको ज़रूरी होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन परफ़ॉर्म करने के लिए। ये आपके कॉमनली मिलते हैं हायर ऑल्टीट्यूड में और जहाँ पर भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, वहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है? वहाँ पर हमको लेस रेनफॉल देखने को मिलता है। यानी इक्वेटर के पास हमारा कम टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, इसलिए वहाँ पर जो भी हमारे ट्रॉपिकल ज़ोन होते हैं, वहाँ पर झमाझम आपका बारिश होती है। इतनी बात समझ गए? हुँ। हुँ, हुँ। अब आ जाओ, हम समझते हैं सेकंड लेयर समझ लेते हैं दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर? ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर। इतनी बातें मुझे आपको ट्रोपोस्फेयर में बतानी थी। जहाँ पर आपका ट्रोपो सॉरी जहाँ पर भी आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा, वहाँ पर उस लेयर को क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज़। यहाँ से आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में हमको देखने को क्या मिल रहा है? इसको हम बोल देते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है? इसकी जो थिकनेस है, कितनी है? 15 टू 50 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस है। यहीं पर हमें ओज़ोन लेयर देखने को मिलती है। ओज़ोन लेयर देखने को मिलती है, ठीक है? आपके जो जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, वो यहीं पर फ्लाई करते हैं। जेट्स फ्लाई करते हैं आपके यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमेना आपके क्लाउड्स वगैरह बारिश कर दें, बहुत तेज़ हवा चला दें, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है? टेम्परेचर यहाँ पर आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है? विथ हाई ऑल्टीट्यूड। जैसे-जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाओगे, तो आपको ओज़ोन लेयर भी देखने को मिलेगी और टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा। ट्रोपोस्फेयर में आपका डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? ओज़ोन लेयर की जो थिकनेस है, उसको हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? डॉप्सन यूनिट से मेज़र करते हैं। जहाँ पर भी ये थिकनेस कम होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट से, वहाँ पर हम समझते हैं कि ओज़ोन लेयर में छेद हो गया है। ठीक? ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हमारे एसी के कारण, हमारे व्हीकल्स के कारण,
इतना ज्यादा यूज हो रहा था, CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रही थी जिससे ओजोन की थिकनेस कम हो रही थी। तब साइंटिस्ट ने 16th ऑफ सितंबर को 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला कि हम इसको एकदम ही हटा देंगे, CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो अब एकदम हटा दिया गया है उसको। अब ज्यादा एसी में नहीं देखने मिलता, व्हीकल से भी CO2 तो आती है लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा कम आता है। तो इसको हमने अचीव कर लिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू, जो कि हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और इसी दिन को हम बोलते हैं ओजोन डे। ठीक, ये बात समझ गए? आगे आ जाओ। जहां स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटोपॉज, और मीजोस्फेयर स्टार्ट कर देंगे, यानी मध्यमंडल। अब मध्यमंडल में क्या है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो होती है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, आ जाइए। मैंने बोला मीजोस्फेयर की थिकनेस जो है वो देखने को मिलती है कितनी, 50 से 85 किलोमीटर तक, 50 टू 85 किलोमीटर। दूसरा, ये इसको हम बोल देंगे आपकी कोल्डेस्ट लेयर है ये। यहीं पर आपके मीटियोर्स वगैरह जो होंगे वो बर्नआउट होंगे। मीटियोर्स क्या होते हैं, जो स्पेस से आपकी मीटियोर्स वगैरह आते हैं, मीटियोराइट्स वगैरह आते हैं, उनके वो बर्नआउट होते हैं मीजोस्फेयर में, हमने पहले लेक्चर में देखा है, ठीक है। और जो बच जाते हैं वो अर्थ पे टच होते हैं, उन्हें हम मीटियोराइट बोल देते हैं। मीटियोर्स वगैरह यहीं पर बर्नआउट होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के फ्रिक्शन के कारण मीटियोर्स आपके बर्नआउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा मीजोस्फीयर में। आगे आ जाओ। थर्मोस्फीयर बता देता हूँ, इसे ही हम आयन मंडल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं। आयंस क्या होते हैं, यानी प्लस और माइनस के फॉर्म में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जो कि सन से आते हैं, वो हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमें। इसी के कारण रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं ये, जिससे हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो 85 टू 620 किलोमीटर्स, और आउटर स्पेस तक जब तक हम नहीं चले जाते तब तक भी होती है, ठीक है। आपको ऑरोरा यहीं पर देखने को मिलेगी। ऑरोरास क्या होते हैं? ऑरोराज होते हैं जो सन से चार्ज पार्टिकल आते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं, जो कि पोल्स में ज्यादा होती है। जब वहां पर ट्रैप हो जाएंगे तो वहां पर चार्ज पार्टिकल के साथ अपने ऑक्सीजन और अदर गैसेस के साथ रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करेंगे लाइट के फॉर्म में। क्योंकि पोल्स के पास हो रहा है ये फिनोमेना, इसलिए ये वाली लाइट्स हमें पोल्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसे ही हम नदर्न लाइट्स कह देते हैं, अगर वो नॉर्थ पोल में देखने को मिल रही है नदर्न लाइट्स, और सदर्न लाइट्स कह देंगे अगर वो साउथ पोल में देखने को मिल रही है।
यहीं पर होती है इसी के बाद कार्बन लाइन। कार्बन लाइन क्या होती है? जैसे नेपच्यून के बाद हमको देखने को मिला था अपना क्यूपर बेल्ट, तो कार्बन लाइन के बाद हमें देखने को मिलता है आपका आउटर स्पेस, और इसी के बाद इसी को हम बोल देते हैं एक्सोस्फेयर, जो कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आउटर मोस्ट लेयर है, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी हैं आपके यहीं पर होंगे, ऑब्वियसली बात है, स्पेस में, है ना। सैटेलाइट्स, ठीक है, ऐसी स्पेलिंग लिखती मैंने, सैटेलाइट्स, ठीक। कंपोजिशन एक्सोस्फेयर की हाइड्रोजन और हीलियम से होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब लूज हो रहा था प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, तो हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर जा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे, बता देते हैं कैसे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है अर्थ का, वो इतना इजी नहीं है। आपको पता है 71% हमारा पानी ओशंस में है, मतलब अर्थ में हमारा 71% वाटर है, बाकी 29% आपका लैंड है। इसे ही हमने समझा था जब ये सारा कुछ एक साथ था। लैंड को हम बोल देते थे, वाटर को हम बोल देते थे पैंथालासा, और लैंड को हम क्या बोल देते थे, कुछ बोलते थे। अब आपका इसमें से 71% में से 97% जो है वो आपके ओशंस में है, यानी कि सलाइन वाटर है, जो कि आप पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर आपका 3% या इससे भी कम है, 2.8% या कहीं कहीं 2.7% भी बोल देता है। अभी इसका 29% लैंड का मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताना, मैंने बताया था पेंथीजिया पेंथेनिया ऐसा कुछ करके है। वाटर को तो हम बोलते थे पेंथालासा, ठीक है। 2.8% फ्रेश वाटर है, उसमें से भी आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में आपका 68% वाटर है, और ग्राउंड वाटर है आपका 30%। सरफेस वाटर है, मतलब ग्लेशियर में नहीं है, जो आप पी सकते हैं सरफेस वाटर है, उसमें से 87% आपका लेक्स में है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऑर्डर में लगाने को बोल देगा, यानी ग्लेशियर में आपका सबसे ज्यादा है, फिर ग्राउंड वाटर में, और फिर लेक्स में, ऐसा है। सबसे ज्यादा वाटर तो आपका सलाइन वाटर है, जो कि ओशंस में 97% के आसपास, 3% आपका फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर को ही अगर हम 100% मानते हैं, तब जाके ये वाला हम परफॉर्म करते हैं फिनोमेना। ये समझ में आई बात? आगे बढ़ो, आगे हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल क्या होती है? पानी उठा, इवेपोरेट हुआ, उसे हम बोल देते हैं वाष्पीकरण। कैसे उठता है अभी पता चलेगा। फिर ठंडा हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठंडा हुआ, पानी के ड्रॉपलेट्स बने और बरस गया, प्रेसिपिटेशन हुआ। ये मेनली 3 चीजें आपकी बनाती हैं वाटर साइकिल। ये वाला साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, और हमें पानी मिलता रहता है। इवेपोरेशन देख लो कैसे होता है। इवेपोरेशन जो होता है आपका, यार, इवेपोरेशन मेनली हम बोल रहे हैं कि वाटर जो है आपका, उसने लिक्विड फॉर्म से बना लिया गैस फॉर्म, इसे हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। कैसे? अगर कोई पानी है, अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसको हीट दी, हीट दी तो वो इतना गर्म हुआ कि अपना लिक्विड फॉर्म को उसने छोड़ दिया और बन गया गैस। इसे ही हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बोल देंगे, ठीक। वाटर साइकिल को ही हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक। इसके लिए, इवेपोरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपका हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी लो हो, लो ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा आगे जाके।
तभी आप कंडेंसेशन समझ पाओगे। आपका जो विंड स्पीड है, अगर वो तेज है तो आपका इवेपोरेशन जल्दी होता है ना, स्लो विंड स्पीड में कम होता है। लार्जर सरफेस एरिया, आप कटोरी में पानी धूप में रख दो, होगा इवेपोरेट, लेकिन बहुत देर में होगा। आपका सरफेस जो आपके ओशंस हैं उनमें से जल्दी होता है। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड में जल्दी होता है, सोलर रेडिएशन जहां पहुंचती हैं वो जल्दी होता है। ये सारे आपके अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ह्यूमिडिटी क्या होती है? कंडेंसेशन से पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी को हम बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है? जो वाटर लिक्विड जिससे गैस बना है ना, इसे ही हम वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करके रखा है किसने? आपकी एयर ने या एटमॉस्फेयर ने। आपकी एटमॉस्फेयर ने या एयर ने कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करके रखा है, उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी आर्द्रता बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, मेनली आपका ये फिनोमिना गर्मी के दिनों में आपको देखने को मिलेगा, समर्स में। क्यों? क्योंकि समर्स में ही इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो आपके वाटर वेपर ज्यादा बनेंगे। वाटर वेपर ज्यादा बनेंगे तो एटमॉस्फेयर ज्यादा उनको होल्ड करेगा। अब ह्यूमिडिटी होती कैसी है? दो तरह की होती है। एक तो होगी आपकी एब्सोल्यूट, यानी पूर्ण, और दूसरी होगी रिलेटिव, यानी सापेक्ष। पूर्ण का मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका जितना भी पोटेंशियल है उसको हम बोलते, जो जितना भी पोटेंशियल है आपके ह्यूमिडिटी को, मतलब आपकी वाटर वेपर को होल्ड करने का, वाटर वेपर को होल्ड करने का जितना ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब 100% पोटेंशियल है आपके एटमॉस्फेयर का, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में से कितना परसेंट उसने अभी कर रखा है उसको हम बोल देते हैं सापेक्ष, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं हम कंडेंसेशन, यानी इसको बोल देते हैं संघनन। ठीक है, देखो, हमने वाटर को हीट दी, बन गया वेपर। अब आप बोल रहे हो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर जो है वो पानी के रूप में ड्रॉपलेट्स बन जाए उसकी, मतलब पानी की बूंदे बन जाए। कैसे बनेगी पानी? हीट दी थी, हीट निकाल लो, यानी लॉस ऑफ हीट जब होता है किसका? आपके वेपर का, वाटर वेपर का, तो वो वापस बन जाएगा वाटर, पानी की बूंद बन जाएगी। लेकिन इस वाटर को एक्यूमुलेट होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये कहाँ होता है? क्लाउड्स में। क्लाउड्स भी अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब कंडेंसेशन के हम फॉर्म देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कंडेंसेशन सिर्फ ड्रॉपलेट्स तो बनाता है, लेकिन किस किस तरह की बनाता है आगे देखो। ये है आपका ड्यू, ये है आपका फ्रॉस्ट, सब समझेंगे एक एक करके। ये है आपका फॉग, और ये है आपका मिस्ट। और भी तरह के होता है, ये मुख्य चार। ठीक है, ड्यू को समझने से पहले आपको पता करना पड़ेगा ड्यू पॉइंट क्या होता है।
ड्यू पॉइंट को समझने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन मतलब संतृप्तता। एयर ने बोला बस भैया मेरी इतनी ही लिमिट है, मेरी इतनी ही लिमिट है, इससे ज्यादा मैं वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती, अब तो मैं झमाझम करके बारिश कर दूंगी, रेनफॉल कर दूंगी। ये कौन बोल रहा है आपका? एयर बोल रही है। ठीक। तो जब एयर की लिमिट रीच हो जाती है, जब एयर की लिमिट रीच हो जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, तो उसे हम कहते हैं उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। और जब सैचुरेशन पॉइंट जिस टेम्परेचर में आता है उसे हम बोल देते हैं आपका ड्यू पॉइंट। यानी ड्यू पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जहां पर एयर अपनी पूरी कैपेसिटी लूज कर देती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, तब वो ड्रॉपलेट बन जाएगा। उसे हम कह देते हैं ड्यू पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जहां पर आपके वाटर वेपर फिर से वाटर बनना स्टार्ट होते हैं। ड्यू पॉइंट समझा रहा हूं तो एक और पॉइंट समझ लो, फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत तेज हवा चल रही है खिड़की के बाहर। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? यहां पर आपका वापस वाटर बन रहा था, यहां पर आपका वापस वाटर से सॉलिड बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसे हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो ड्यू क्या होती है। देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है, समर्स में क्या होता है, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ तो ऊपर गया, इवेपोरेशन हुआ, ये आपका वाटर है, ये इवेपोरेशन होके ऊपर जा रहा है और ये हमारा क्लाउड्स में स्टोर हो रहा है, क्लाउड्स में आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी इसको एक चीज चाहिए जिसमें ये अपने वाटर को स्टोर कर सके। समर्स के टाइम पे क्लाउड वो चीज देते हैं, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, विंटर के समय में अर्थ की सरफेस में ही ऐसे पार्टिकल्स मिल जाते हैं जहां पर देखो, जब इवेपोरेशन होके ऊपर जाएगा, यानी गर्म हवा है ऊपर गई, इवेपोरेशन से यहाँ पर वो ठंडी होगी, यानी कूल होगी, यानी यहाँ का एटमॉस्फेयर बादलों का कूल है। तो ठंड के दिनों में क्या होगा कि सरफेस पे प्रेजेंट जो पार्टिकल हैं वो ही एटमॉस्फेयर को इतना कूल बना देंगे, क्योंकि ठंड तो वैसे ही है। तो उन्हीं में आपके जो क्या बोलना चाहिए, इवेपोरेट हुई जो एयर है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो यहीं पर कूल हो जाएंगे, यानी सरफेस पे ही कूल हो जाएंगे। सरफेस पे ही कूल हो जाएंगे तो आपका ड्यू देखने को मिलेगा आपको, सॉरी फॉग देखने को। ये वाला फिनोमेना फॉग का था, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पूरा फिनोमेना फॉग का था, अभी उल्टा समझ लेना, ये पूरा फॉग का था। ठीक है। और ड्यू क्या होती है, तो ये यहाँ पर फॉग बन जाएगा, यानी सरफेस पे ही कूल हो गया और यहीं पर वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और जिन पार्टिकल्स में ये जाके चिपक जाते हैं और फॉग बना देते हैं, उनको हम कहते हैं क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। यार आज पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि घर के बाहर बहुत हवा चल रही है और लाइट भी जा चुकी है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। इसको हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलेंगे इन पार्टिकल्स को, जिनमें आपका फॉग बनता है, सरफेस पे ही कंडेंस हो जाता है। अब ड्यू क्या होती है, तो ड्यू वो होती है, ये आपके पार्टिकल्स में कंडेंस हुई फॉग, और ड्यू को एक सरफेस चाहिए होता है, ठंडा सरफेस, कूल सरफेस, जैसे कि पेड़ों की पत्तियां हो गई, आपकी कार की विंडशील्ड हो गई, ठंडी में वो ठंडी होती हैं, मतलब जब ठंड के दिन चलते हैं विंटर में तो वो ठंडी होती हैं। इस कूल सरफेस में आपकी जो इवेपोरेट हुए जो वाटर वेपर है यहाँ पर कूल हो जाएंगे, जैसे ही उसको टच करेंगे
कूल सरफेस को, यहीं पर कूल हो जाएंगे तो आपके ड्यू बना देंगे, शबनम बना देंगे। फ्रॉस्ट क्या होता है? जब ड्यू पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट हिट होता है। ड्यू पॉइंट से भी ज्यादा ठंडी चीज तो मिल गई चिपकने के लिए, इतनी ठंडी है, तो वाटर की जगह सॉलिड फॉर्म पकड़ ली उसने, फ्रॉस्ट हो गया। इसी को हम बोल देते हैं पाला। फॉग को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं यार फॉग को हिंदी में? बोलते हैं कुछ। एक होता है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? ये फॉग का भाई है। फॉग में हमारी विजिबिलिटी कम होती है, कम होगी। यहां पर हमारी विजिबिलिटी ठीक ठाक होती है। फॉग में हमारी मॉइस्चर कम होता है, यहां पर आपका मॉइस्चर ज्यादा होगा। फॉग में निकलोगे तो केवल ठंडा ठंडा लगेगा, मिस्ट में निकलोगे तो मुंह गीला हो जाएगा। मॉइस्चर ज्यादा है, विजिबिलिटी ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। इतना अंतर होता है फॉग और मिस्ट में। इतना समझ गए? अब आ जाओ क्लाउड्स में। मॉइस्चर, विजिबिलिटी, ये सब तो हो गया। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई भी हो गया। क्लाउड्स में देख लो। क्लाउड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मेनली आपको पढ़ना है 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स। पहला पढ़ना है आपको स्ट्रेटस। कैसे याद करना है? एस, ठीक है, स्ट्रेटस, निम्बस, एन, फिर है आपका क्यूमुलस, सी, फिर सिरस, सी, एस एन सी सी, ऐसे याद करना है। ये मेनली 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं। लोअर लेवल में आपको स्ट्रेटस देखने को मिलते हैं, निम्बस देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर जाओगे क्यूमुलस, उसके ऊपर जाओगे सबसे ऊपर सिरस। अब ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं लेवलों पे देखने को मिलते हैं, ये ऊपर नीचे भी होते रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके स्ट्रेटो निम्बस बना लिया, कभी कभी निम्बो क्यूमुलस बना लिया, कभी क्यूमुलो निम्बस बना लिया, है ना, कभी क्यूमुलो सिरस बना लिया, ऐसे करके बनाते भी रहते हैं। लेकिन ये मेनली 4 टाइप ऑफ क्लाउड है। ये आ जाओ, स्ट्रेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर्स होता है। सेडिमेंट्री रॉक भी हमको लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। क्यूमुलस जो होते हैं वो ये कॉटन वूल और फ्लैट होता है इनका बेस, है ना, कॉटन वूल शेप में। इसी को हम कॉलीफ्लावर शेप भी बोलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद निम्बस, स्ट्रेटस में ही अगर आप बारिश वाले क्लाउड्स मिला दोगे, ग्रे कलर वाले, वो आ जाएंगे आपके निम्बस क्लाउड्स, ठीक है, यही आपके बारिश कर देंगे। निम्बोस्ट्रेटस, और क्या बचा? सिरस। सिरस जो होते हैं आपके ये फेदर शेप के होते हैं, ठीक है। और सिरोक्यूमुलस को हम बोलते हैं मेरिकल स्काई, ठीक है, ऐसे ये धब्बे धब्बे बनाता है स्काई में। सीरोस्ट्रेटस क्लाउड के अराउंड हमें हेलो देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं सन हेलो, ठीक है। सन हेलो क्या होता है? देखो सिरस में, कहाँ गया यार अपन? सिरस हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहीं पर हमें आइस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, आइस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अब इन आइस क्रिस्टल से जब सन के चार्ज्ड पार्टिकल टकराते हैं तो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन में आपका क्या देते हैं? ये सन का हेलो। ये हमको सिरोस्ट्रेटस में टॉप लेयर में देखने को मिलता है। क्यूमुलोनिम्बस क्या होते हैं? ये आपके एक्सटेंसिव वर्टिकल
डेवलपमेंट जब क्लाउड का होता है तब देखने को मिलता है ना, क्यूमुलस और निम्बस क्लाउड्स। ये आपके साइक्लोन वाले क्लाउड्स हैं। साइक्लोन में जब क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है तो ऐसे क्लाउड्स बनते हैं। अब साइक्लोन कौन कौन से होते हैं आगे आगे पता चलेगा आपको। सिरस मेनली आपको 8,000 से 12,000 मीटर तक देखने को मिल जाएगा, है ना। और क्यूमुलस आपको 4,000 से 7,000 मीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो टॉप होता है इसको बोलते हैं एनविल टॉप, यानी ये चौड़ा वाला टॉप होता है, ब्रॉड होता है, और फिर यहाँ चक्रवात जैसे क्लाउड बनाता है, साइक्लोन जैसे क्लाउड। इतनी बात आपके समझ में आती है, सिरस कभी भी रेन नहीं करते, नेवर रेन। क्लाउड्स के सब्जेक्ट में आपको इतना याद रखना है, जो भी मैंने बताया मेनली 4 क्लाउड है, इन्हीं से मिलके ऊपर नीचे करके क्लाउड्स बनते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स को हम कॉटन वूल बोलते हैं, कॉलीफ्लावर शेप बोल देते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड लेयर के फॉर्म में होते हैं, इनमें जब आपके बारिश वाले क्लाउड ग्रे कलर के मिलते हैं, निम्बो स्ट्रेटस बनाते हैं, इनसे बारिश होती है। सिरस सबसे टॉप लेयर में होते हैं, फेदर शेप के होते हैं, सॉलिड फॉर्म के होते हैं, आइस क्रिस्टल यहीं पर देखने को मिलते हैं। सन के चार्ज पार्टिकल जब आइस क्रिस्टल से मिलते हैं तो सन के अराउंड हेलो बनाते हैं रिएक्शन से। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपके साइक्लोन क्लाउड्स होते हैं, जो साइक्लोन की तरह दिखते हैं, और साइक्लोन में जब बारिश होती है तो यही क्लाउड्स उसमें होते हैं। ये एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट बनाते हैं। एनविल टॉप होता है इनका, यानी ब्रॉड टॉप होता है। आगे आ जाओ। प्रेसिपिटेशन, यही नहीं अभी और सुनिए। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का गिरना। अब प्रेसिपिटेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, अभी देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन में सिर्फ आपका रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल के साथ साथ आपका स्लीट भी होता है, हेल भी होता है, और क्या होता है, हेलस्टोन होता है, स्नोफॉल होता है। समझ गए। आपके ड्रेजल्स होते हैं, ड्रिजल। रेनफॉल मतलब तो आप समझ गए, जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं वो जब होती हैं तो हम उसको रेनफॉल बोल देते हैं। यही जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर एकदम फाइन हो गई, एकदम बारीक हो गई, फाइन ड्रॉपलेट्स, तब हमको देखने को मिलता है ड्रेजल। स्नोफॉल क्या होता है? स्नोफॉल जो होता है आपके वूल शेप के आइस पार्टिकल्स, मतलब कि जब इवेपोरेशन हुआ और ड्यू पॉइंट टच हुआ, ड्यू पॉइंट के बाद इतना ठंडा हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट टच हो गया, तो आइस पार्टिकल्स जब वूल शेप के नीचे गिरते हैं तो हम उनको स्नोफॉल बोल देते हैं। वही जब हार्ड होके गिरते हैं उन्हें हम हेल बोल देते हैं। हेल को हम एंजॉय नहीं करते हैं। ओलावृष्टि आपने सुना होगा, ओलावृष्टि, है ना। हेल गोल होती है और जब ये ऐसी शेप की होती है, चपटे आकार की, उसको हम स्लीट बोल देते हैं। इतनी बात समझे प्रेसिपिटेशन के बारे में। रेनफॉल, हमारा जो रेनफॉल होता है उसको बोल देते हैं। अब रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। एक तो आ जाएगा आपका कन्वेक्शनल, दूसरा आ जाएगा ओरोजेनिक, ओरोजेनिक नहीं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल में क्या हुआ, जितनी भी मैंने आपको राम कथा सुनाई, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया, ठंडा हुआ तो कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होके आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, बरस गया पानी, इसको हम बोल देते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। सी में आपकी ज्यादा होता है क्योंकि सी का सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। अभी मैंने इवेपोरेशन में आपको समझाया कि सरफेस एरिया चाहिए होता है उसको, समझ गए। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? ओरो यानी मैंने आपको बताया था जब हम ओरोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, ओरो यानी माउंटेन्स ज्योग्राफी में। ओरोग्राफिक में जब इवेपोरेशन होता है, गरम गरम हवाएं जब इसको ऊपर लेके जाती हैं तो माउंटेन के कांटेक्ट में आते ही माउंटेन इसको ऊपर उठा देता है, ऊपर उठा देता है, तो इतनी ऊपर माउंटेन उठा देता है कि यहाँ पर वो कूल हो जाती है,
कूल हो जाएँगी तो कंडेंस हो जाएँगी, कंडेंस हो जाएँगी तो माउंटेन के उस साइड नहीं जा पाएँगी और यहीं पर बारिश कर देंगी, यहीं पर प्रेसिपिटेशन कर देंगी। और जब हवा उस तरफ गई, यहाँ पर तो बरस गई, अब हवा उस तरफ गई तो पानी तो उसमें है ही नहीं, अब नीचे गिरेंगी, तो नीचे गिरेंगी तो ये तो सिर्फ गर्म हवा है, यहाँ पर कुछ तो है, पानी वगैरह तो है नहीं। अब माउंटेन के इस साइड जहाँ पानी गिरा है उसको आप बोल दोगे विंडवर्ड साइड और जहाँ पानी नहीं गिरा है उसको बोल दोगे लीवर्ड साइड। ये एक ही माउंटेन में हमें कई बार देखने को मिल जाता है, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स में, है ना? वेस्टर्न घाट्स के देखो, ये हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं, यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, हमारे जब हम रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि यहाँ से रेनफॉल ऐसे आता है, एशिया साउथ एशियन वाले जो विंड्स होती हैं, यहाँ पर बारिश करती है। तो यहाँ पर माउंटेन्स के होने के कारण महाराष्ट्र के ही कुछ रीजन्स में मुंबई, गोवा और इस तरफ के नासिक वाले रीजन में विंडवर्ड साइड पड़ती है, जहाँ पर ये वाली जो एयर है, बारिश कर देती है। लेकिन ये वाले विदर्भ वाले एरियाज में सूखा पड़ता है ना? यहाँ पर बारिश हो रही है, ये माउंटेन है, यहाँ पर सूखा पड़ रहा है। तो एक ही माउंटेन की अलग-अलग साइड हमें विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड देखने को मिल जाते हैं। साइक्लोन फ्रंटल रेनफॉल क्या होते हैं? मतलब जो साइक्लोन से आते हैं। अब साइक्लोन का फ्रंट क्या होता है, वो कितने फ्रंट होते हैं, वो सारे हम साइक्लोन के बारे में जब चर्चा करेंगे, जब समझेंगे, ये कौन सा क्लाउड है? अभी मैंने आपको बताया क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है? निम्बस क्लाउड्स की वजह से जो पानी गिरता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलो साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल होता है। जब साइक्लोन में बारिश होती है, उसकी वजह क्या होती है, क्या-क्या इफेक्ट होते हैं, अगले लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है? तो यहीं पर हम करते हैं लेक्चर खत्म। लाइट है नहीं, इसलिए हम क्वेश्चंस आपके नहीं ले पाएँगे प्रीवियस ईयर। तो ये लेक्चर हमें छोटा रखना पड़ा, जल्दी-जल्दी पढ़ाना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं है और मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है? जय हिंद। या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है लेक्चर्स बनाने में और प्रीवियस वाले वीडियोस डाल दूँगा, वो देख लेना। प्लेलिस्ट डली हुई है पूरी ज्योग्राफी की, वो देख लेना एकदम फ्री। आज का लेक्चर थोड़ा आप लोगों को इधर-उधर लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट में हम पक्का। जय हिंद। थैंक यू।